एवरीवन, आई एम शौर्य अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड और ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें हम रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर 2 की, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के 5 मिनट बाद क्या होता है? आपने बुक खोली, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो जैसे आपका टॉपिक खत्म हुआ 5 मिनट बाद क्या होता है? 5 मिनट बाद ही हम वो टॉपिक भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है कि उसमें क्या पॉइंट्स थे, उसमें बोला क्या गया है ना। तो कंसेप्ट पढ़ना तो मुश्किल नहीं है, अंदर मटेरियल क्या लिखा है ये मुश्किल नहीं है, उस चीज़ को समझना मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल है, जो मुझे भी मुश्किल आई थी, आपको भी आएगी, और वो है कि उस चीज़ को याद रखना। बिजनेस स्टडीज़ में मेन प्रॉब्लम ही यही है कि याद ही नहीं रहता है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? पता है कैसे याद रखेंगे? इन ट्रिक्स से याद रखेंगे, जो भी मैं बताऊंगी आगे इस वीडियो में। तो ये जो ट्रिक्स है हमें हेल्प करेगी हमारे इस टॉपिक को याद रखने में। तो मैं ऑलमोस्ट हर टॉपिक की ट्रिक्स बताऊंगी, लेकिन आपने सिर्फ वही ट्रिक्स लेनी है या वही ट्रिक्स आप यूज करेंगे जिस टॉपिक की आपको लगता है कि मुश्किल है। आपको जो भी टॉपिक लगता है कि आपको नहीं याद रहते हैं उसके पॉइंट्स, आप सिर्फ उसी टॉपिक के निमोनिक ट्रिक्स लेंगे, क्योंकि अगर हम हर ट्रिक उठा लेंगे तो ट्रिक्स भी भूल जाएंगे, फिर तो हो गया कहाँ। तो हमने सिर्फ वही ट्रिक्स लेनी है जो हमें लगता है मुश्किल है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। टॉपिक 1 है हमारा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने मतलब समझा था, डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके फीचर्स समझे थे, 7 फीचर्स। देन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमने इम्पॉर्टेंस भी पढ़ी थी। फिर हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़े थे जो हमें F.W. टेलर ने दिए थे। और लास्ट टॉपिक है हमारा फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज मीनिंग एंड फीचर्स। तो मीनिंग क्या हुआ, क्या मतलब हुआ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का? तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस होती हैं या रूल्स होती हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हुए वो सब सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस जो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को मैनेजरियल डिसीजंस लेने में। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दो सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस और रूल्स दैट हेल्प्स मैनेजर्स टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, फिर बात आती है फीचर्स की। अब फीचर्स को कैसे याद रखना है? 7 फीचर्स से नहीं याद रहते, मुझे भी नहीं रहते थे, बड़ी मुश्किल है यार। अब क्या करें, अब यही है सिस्टम, हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपना पढ़ने का तरीका चेंज कर सकते हैं। हम ये तरीका चेंज कर सकते हैं, मेरा पेन कहाँ गया? हम ये चेंज कर सकते हैं कि हमने कैसे याद रखना है। तो हम निमोनिक्स के थ्रू याद रखेंगे। तो मेरा पहला निमोनिक जो फीचर्स याद रखने में हेल्प करेगा दैट इज FCGAMER। ये क्या बनता है, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? तो इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं। ये एक वर्ड है FC, ये कैसा वर्ड है, और ये एक वर्ड है। अब बताओ ये क्या वर्ड बना? ये बना हमारा गेमर। तो FC क्या है पता है आपको? फुटबॉल देखते हो आप लोग? कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? मुझे कमेंट्स में बताना, फिर मैं भी बताऊंगी मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है। तो FC इज बेसिकली फुटबॉल क्लब। तो ये जो हमारा निमोनिक है वो है फुटबॉल क्लब गेमर। तो कभी सोचा था कि हम फुटबॉल को पढ़ाई में लेके आएंगे, तो हम क्या किया, हमने बनाया FC गेमर, दैट इज फुटबॉल क्लब गेमर। तो इसके अब हम लिखेंगे F इज फॉर फ्लेक्सिबल, C इज कंटिंजेंट, G इज जनरल गाइडलाइंस, जो हमारी डेफिनेशन से ही निकलता है, गाइडलाइंस। A इज एप्लीकेबिलिटी। कौन सी एप्लीकेबिलिटी है? कहां पे एप्लीकेबल होती हैं ये प्रिंसिपल्स? यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं। देन M इज मेनली बिहेवियरल, and E is experimentation,
तो क्या है एक्सपेरिमेंटेशन? दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. सो इधर आएगा प्रैक्टिस एंड फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है. लास्ट इज आर इज फॉर रिलेशनशिप्स. ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. रिलेशनशिप्स, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. अब इनको समझेंगे एक एक करके ब्रीफली और जल्दी से समझेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है. इधर हम ब्रीफली समझेंगे जल्दी जल्दी क्विकली. सो फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल में हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते, मतलब कि हमें एब्सोल्युटली उन्हें अप्लाई नहीं करना है. हम उन्हें अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं और फिर हम अप्लाई कर सकते हैं. देन इज कंटेंजेंट. कंटेंजेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो कंटेंजेंट होते हैं, मतलब कि अगर आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़े, मतलब कि अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है लेकिन आगे सिचुएशन आती है जब हमें चेंज करना पड़े तो हम कर सकते हैं. कोई ऐसा नहीं है रूल कि अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो वही रहेगा, आप उसे चेंज कर सकते हैं. देन इज जनरल गाइडलाइंस, कि ये एक्ट करती हैं जनरल गाइडलाइंस, मतलब कि हमें जनरली बताती हैं कि आप ये प्रिंसिपल्स हैं और आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं. हमें रेडीमेड या स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस नहीं देती है. देन इज ए फॉर एप्लीकेबिलिटी विच इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. इसमें हमने बात की थी कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. इट डजेंट मैटर कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, कोई भी प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. देन इज एम इज मेनली बिहेवियरल. मेनली बिहेवियरल का मतलब है कि जितने भी मेरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इधर हम डील कर रहे हैं ह्यूमंस के साथ, क्योंकि ह्यूमंस का नेचर ही अनप्रेडिक्टेबल है. तो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करने से उसका क्या रिजल्ट आएगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मेनली बिहेवियरल में जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं हमें पता है कि एक प्रिंसिपल अप्लाई करने से एक रिजल्ट आएगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वही रिजल्ट आएगा. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, कि डिवीजन ऑफ वर्क अगर हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो उससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज करती है. सपोज मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई करती हूँ लेकिन मेरे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो एक जैसा काम कर करके बोर हो जाते हैं, उनको ये प्रिंसिपल नहीं पसंद आया एंड इवेंचुअली क्या हो रहा है, मेरी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो बोर हो रहे हैं, उनका मन ही नहीं है काम करने का, तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज थोड़ी होगी. सो इट इज़ मेनली बिहेवियरल क्योंकि ह्यूमन नेचर के साथ हम डील कर रहे हैं. देन इज एक्सपेरिमेंटेशन. फुल है कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो एक दिन में तो फॉर्म हुए नहीं हैं, विद एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशंस फॉर्म हुए हैं. अब जैसे हेनरी फ्योल ने और F.W. टेलर ने कोई भी प्रिंसिपल दिया, उन्होंने ऐसे नहीं दिया, उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर जाके ये प्रिंसिपल्स आए हैं. लास्ट इज रिलेशनशिप. आर रिलेशनशिप, जिसमें हम बात कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, कि अगर एक प्रिंसिपल हम एक सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो उसका ऐसा इफेक्ट होगा, ठीक है, हो सकता है. दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. एग्जाम्पल लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होगा दैट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी. तो कॉज हमारा क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क, एंड इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन एफिशिएंसी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है importance of management principles. Importance के लिए जो मैंने ट्रिक बनाया है that is POEMS. With double S, तो it is POEMS, ठीक है. तो importance हमारा जो मैंने बनाया था that is POEMS. तो पीछे है हमारा providing managers useful insights into reality. Okay. O is optimum utilization
of resources. E is for education, training and research. M is meeting changing environment requirements. S is scientific decisions, and last S is social responsibility. तो आप ऐसे याद रखते कि 6 पॉइंट्स हैं और एक एस एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, वो मैनेजर्स को कुछ इंसाइट्स देते हैं, इंसाइट्स इंफॉर्मेशन देते हैं जो बताते हैं कि अगर आप एक प्रिंसिपल को एक सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, और उसको समझ के ही मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में, अपने मैनेजरियल डिसीजंस में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कि बेस्ट पॉसिबल वे या पैसा वसूल करके हमने अपने रिसोर्सेज को यूज करना है, ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन इज एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, दैट इज मैनेजमेंट एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कि मैनेजमेंट जो है वो एजुकेशन में भी हेल्प करता है, जैसे हमारी MBA कोर्सेज हो गए, BBA हो गए, फिर डिप्लोमाज होते हैं मैनेजमेंट में। देन ट्रेनिंग की जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम ट्रेन करते हैं। एंड लास्ट इज रिसर्च, की मैनेजमेंट रिसर्च भी हमें हेल्प करती है। तो ये है हमारा मैनेजमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। फोर्थ है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। कि अगर जैसे हमने बात की, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं इन चेंजेस को अडेप्ट करने में, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है, और जितने भी हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं अब उनका टाइम आ गया है कि उनको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे या कम्प्लेक्स सिचुएशंस पे ही फोकस देने की ज़रूरत है। तो वो क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन जैसा प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने वर्कर्स को इतनी अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो डिसीजंस खुद ले सकते हैं। देन इज साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजंस में हम बात करें कि हमने जो भी काम करना है साइंटिफिकली करना है, सोच समझ के करना है। जो भी हम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं वो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को साइंटिफिक डिसीजंस लेने में। लास्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम बात कर रहे हैं फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मैनेजर प्रिंसिपल जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी हेल्प करते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की। इक्विटी में हम बात करते हैं कि हम किसी भी एम्प्लॉय में डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये भी क्या हुई हमारी फुलफिलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम किसी में डिफरेंस नहीं कर रहे, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टोटल 4 हैं, इसका कोई निमोनिक ट्रिक नहीं है। क्या चार उसके लिए क्या निमोनिक बनाए, है ना। ये भी अगर निमोनिक बनाने बैठ गए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब फिर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच and every person to his or her greatest efficiency and productivity. ओके, सो टोटल इसमें हमने 4 प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट individualism and development of each and every persons to his or her greatest efficiency and productivity.
स्टार्ट करते हैं पहले से, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें बात कर रहे हैं कि हमने कोई भी मेथड अप्लाई करना है, हमने कुछ भी काम करना है, कोई भी ऑपरेशंस हो, कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी हो, हमने साइंटिफिकली डिसीजंस लेना है। इधर बात कर रहे हैं हम साइंस की, हमने साइंटिफिकली डिसीजंस लेना है, नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब कुछ भी नहीं अप्लाई करना है, साइंटिफिकली सोचना है और फिर हम एक डिसीजंस पे आएंगे। हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखना है, इवैल्यूएट करना है और फिर जो सबसे बेस्ट होगा हमने सिर्फ उसी को ही सिलेक्ट करना है। सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है एग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अग्रीमेंट होनी चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जितने भी मेरे वर्कर्स हैं और मेरी मैनेजमेंट, उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होनी चाहिए, वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलने चाहिए। उनको ये बात समझनी है कि हम दोनों एक दूसरे के एनिमीज नहीं हैं। यहाँ पे जो मेन बात है दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन की बात हो रही है कि दोनों को ये समझना है, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इधर मेंटल रेवोल्यूशन होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉफिट होता है तो मैनेजमेंट को वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए वर्कर्स में। थर्ड इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जिसमें हम बात करें कि कॉपरेशन, कि मैनेजमेंट और हमारे वर्कर्स एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि अगर मैनेजर्स को कोई डिसीजन लेना है तो वर्कर्स को इन्वॉल्व करें उस डिसीजंस में लेने के। अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी रिलेटेड से तो वो जाके मैनेजर्स से बात करे रादर देन स्ट्राइक्स पे चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कॉपरेशन होनी चाहिए और इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि जो ये वाला जो फीचर है, ये वाला जो प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। क्या है? एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। कैसे? जैसे कॉपरेशन है तो कॉपरेशन से क्या आएगी, जब हमारे वर्कर्स भी और हमारी मैनेजमेंट भी विलिंग है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने में तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी आएगी। सेकेंड है नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब सिर्फ खुद के बारे में सोचना। तो अगर मैनेजर्स सिर्फ खुद के बारे में सोचे और वर्कर्स के बारे में नहीं सोचे, या वर्कर्स सिर्फ खुद के बारे में सोचे, मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचे, तो क्या होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में? डिसएग्रीमेंट होगी, बातें मिलेंगी ही नहीं एक दूसरे के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? डिस्कॉर्ड। सो दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। लास्ट हमारा फीचर प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे बात हो रही है FW टेलर हमें कहते हैं, देखो अगर तुमने कोई एम्प्लॉय हायर किया तो साइंटिफिकली करो, देखो कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो रहा है या नहीं, तभी करना है, वरना नहीं करना। अगर तो आपने हायर कर लिया तो उसको ट्रेन भी करो ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बेस्ट मेथड्स हैं वो अच्छे से अप्लाई करे, विच विल इवेंचुअली हेल्प माई ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ओके, इज इट क्लियर? सेकेंड लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक टेक्निक्स। साइंटिफिक टेक्निक्स टोटल 7 है। इसके लिए हमने निमोनिक बनाया था। दैट निमोनिक इज माय स्वीट and simple father, and mother taught tailors different functions। ये हमारा निमोनिक है। क्या बना है? माई स्वीट एंड सिंपल फादर मदर टॉट टेलर्स डिफरेंट फंक्शंस। तो इस पे हमने क्या याद रखने हैं? हमने इसमें इनिशियल्स याद रखने हैं, MS, S। तो इससे कैसे बनेगा? जो माई का M है उससे मेरा बनेगा मेथड स्टडी। जो स्वीट का S है वो आया हमारा स्टैंडर्डाइजेशन।
साथ साथ इसे लिखते रहो, अपनी नोटबुक निकालिए और इसे लिखिए। तो सिंपल से हमारा बना सिंप्लीफिकेशन, फादर से बना फैटीक स्टडी, मदर के एमओटी से बना मोशन स्टडी, देन टॉट और टेलर्स के टी से बना टाइम स्टडी, देन डिफरेंट से बना डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, और फंक्शन से बना फंक्शनल फोमेनशिप। तो काफ़ी इजी है ये वाला और मुझे काफ़ी इफेक्टिव भी लगा। ये मेरा नहीं था, ये मैंने इंटरनेट से देखा था जब अपने टाइम पे। काफ़ी पुराना है ये और काफ़ी अच्छा भी है। क्या है? माई स्वीट एंड सिंपल फादर मदर टॉट टेलर्स डिफरेंट फंक्शंस। तो इससे हमारे 7 हमारे आ गए। फर्स्ट इज मेथड स्टडी, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई भी मेथड अप्लाई करना है, कोई भी प्रोसेस, हमने कोई भी कुछ भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करना है, वो साइंटिफिकली करना है, ऐसे नहीं करना। देन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क सेट कर दिए हैं और वर्कर्स को या कुछ भी हमने फिर उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। जैसे कि अगर हमने बोला कि एक दिन में 200 बॉक्सेस एक वर्कर प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और मेरी एफिशिएंसी भी। देन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम बात कर रहे हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अननेसेसरी वेराइटीज़ हैं, डायमेंशंस हैं, साइजेस हैं प्रोडक्ट्स की, उनको हमने एलिमिनेट कर देना अपने बिजनेस से। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को वो दोनों प्रोडक्ट्स बनाती है, आई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और लिपस्टिक्स भी बनाते हैं, लेकिन लिपस्टिक्स की सेल उनकी इतनी अच्छी नहीं है, लिपस्टिक्स उनकी बिकती नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं कि लिपस्टिक्स जो उनका प्रोडक्शन यूनिट है उसको वो एलिमिनेट कर दे, उनके कितने रिसोर्सेज सेव हुए, उनका कितना टाइम सेव हुआ, एफर्ट सेव हुआ, और फिर वो अपना सारा फोकस किसको दे सकते हैं, जो आई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इनकी सेल अच्छी है। देन इज फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी में हम बेसिकली बात कर रहे हैं रेस्ट इंटरवल्स की, कि कोई भी इंसान है ना, वो एक ही टाइम मतलब कि लगातार काम नहीं कर सकता, रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम अपनी बात कर सकते हैं, स्कूल से आके ना हम सीधा ट्यूशन्स नहीं जा सकते हैं, हमें आधे घंटे की 1 घंटे की रेस्ट की ज़रूरत होती है ना। तो वैसी वर्कर्स की बात है कि फैटीग स्टडी, हमने इधर रेस्ट इंटरवल्स को स्टडी करना है कि कब कब हमें अपने वर्कर्स को रेस्ट इंटरवल्स देना है, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम बात कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के मोशंस होते हैं, 3 टाइप के मोशंस होते हैं, नेसेसरी मोशंस, इंसिडेंटल मोशंस एंड अननेसेसरी मोशंस। तो जितने भी अननेसेसरी मोशंस हैं हमने उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, दैट इज मोशन स्टडी। 1 2 3 4 5 है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम बात कर रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड सेट किए अपने कुछ टाइम के, मतलब कि जैसे सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 आवर में एक वर्कर 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो 8 आवर्स जितने उन्होंने वर्क करना है, जिसमें 1 आवर की सपोज उनकी रेस्ट इंटरवल्स होगी, तो उधर वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकेंगे, दैट इज 84 यूनिट्स। तो जो मेरा स्टैंडर्ड सेट हुआ दैट इज 84 यूनिट्स, कि अगर हमने देखना है कि हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं अच्छे से या नहीं, तो हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट जो हमने स्टैंडर्ड टाइम जो हमने सेट किया 8 आवर्स में 84 यूनिट्स, क्या वो अचीव हो रहा है या नहीं, दैट इज टाइम स्टडी। ठीक है, फिर हमारा 6 है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में हम कह रहे हैं कि हमने देखना है अपने वर्कर्स को ना 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक हमने बोला हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के वर्कर्स होते हैं, एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स। कितने टाइप के वर्कर्स होते हैं? 2, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर्स वो हुए जो हमने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया, अगर वो इसको अचीव कर रहे हैं तो वो हो गए हमारे एफिशिएंट वर्कर्स, वो अचीव कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनएफिशिएंट वर्कर्स वो हुए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं अचीव कर पा रहे हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है प्रोडक्शन का उससे नहीं अचीव कर पा रहे, वो हो गए हमारे इनएफिशिएंट वर्कर्स।
तो टेलर कहते हैं कि हमने वर्कर्स की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको पे करना है। हमने देखना है कि जोन सा वर्कर अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को अचीव कर रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट्स को अचीव कर रहा है, उसको हम ज्यादा पे करेंगे एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर। उससे बेसिकली होगा क्या, जो इनएफिशिएंट वर्कर होगा वो मोटिवेट होगा ज्यादा प्रोड्यूस करने से, ताकि उसको भी लगेगा कि हाँ यार मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे भी पेमेंट मिलेगी एक्स्ट्रा। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इन डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। लास्ट है हमारा फंक्शनल फोमेनशिप। फंक्शनल फोमेनशिप में बेसिकली टेलर कह रहे हैं कि एक वर्कर की एक फोरमैन मतलब एक मैनेजर में सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने बोला कि एक वर्कर 8 अलग अलग फोरमैन से इंस्ट्रक्शंस लेगा। इन फोरमैन को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर टोटल 4 फोरमैन है और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर टोटल 4 फोरमैन है। Fayol's 14 प्रिंसिपल्स, जिसका निमोनिक ट्रिक था सोडा इज कर्स्ड। सोडा इज कर्स्ड, जिसमें कर्स्ड में 2 वॉवल्स हैं यू और ई, हमने उसको 2 बार लिखना है यू और ई, तो टोटल 14 बन जाएंगे, 12 and 2 4 14। ठीक है, तो एस इज स्केलर चेन, ओ ऑर्डर, डी डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इतना बड़ा यार, टू जनरल इंटरेस्ट। फिर सी इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आर इज रेम्यूनरेशन, अब वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जो वो वाला एस है वो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल। उसके बाद ई से है हमारा इक्विटी, और जो दूसरा वाला ई है ये है हमारा स्पिरिट दे कॉप्स। ठीक है, ये है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और एस ई, और लास्ट जो डी है वो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। मैं सही बता रही हूँ, अगर मुझे नहीं याद होते ना ये निमोनिक्स वगैरह तो मैं नहीं बता पाती, मेरे को अभी तक मैं अटक गई होती 10-15 बार, अरे क्या था, ये क्या था, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था। तो निमोनिक ट्रिक से हेल्प हो जाती है, आप इजीली, बेसिकली ये ट्रिक्स जो है ना वो हेल्प करेंगे आपका टाइम सेव करने में, क्योंकि याद करने में इतना टाइम कंज्यूम होता है, और पेपर वाले टाइम ना जितना मर्जी याद कर लो नहीं याद आएगा, हम चाहे जितनी मर्जी बार पढ़ाओ, तो इसलिए ट्रिक्स होती हैं याद करने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक, दैट इज हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है स्केलर चेन। स्केलर चेन में हम बात करते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी की एंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की, कि जो हमारे हेनरी फेयोल हैं वो कहते हैं कि अगर आपने कम्युनिकेट करना है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या सुपीरियर्स के साथ, तो एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जाएगी, हमने उस फ्लो को नहीं तोड़ना। इधर जो मेन डायग्राम थी वो थी ये, और ये, ठीक है, तो ABCD EFGHI, और ये ज्वाइन कर देना, ये हो गया हमारा गैंग प्लैंक। अगर स्केलर चेन के बारे में कुछ भी आता है ना तो ये डायग्राम बनानी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे टॉप मैनेजर्स हैं, ये 2 डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है। अगर जी ने बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली बी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टूट जाएगी।
अगर जी ने बी से कम्युनिकेट करना है तो उनको पहले ई से बात करनी पड़ेगी, ई सी से बात करेंगे, सी ए से बात करेंगे, फिर ए बी से बात करेंगे। उन अपनी बात उन तक पहुंचाई, फिर बी ने जो भी रिप्लाई दिया व्हाटएवर वो फिर इनके पास जाएगी, इनके पास जाएगी, इनके पास जाएगी और फिर जी के पास आएगी। सो यही बात कर रहे हैं कि यही फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी जहाँ पे हमें जहाँ पे हमें शॉर्टर रूट लेना है या जहाँ हमें क्विकर डिसीजंस लेना है, उस सिचुएशंस में हम गैंग प्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। तो गैंग प्लैंक क्या है? वायलेशन है स्केलर चेन की। इसमें हम क्या कर रहे हैं? फ्लो ऑफ अथॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उन्हीं से बात कर रहे हैं जिनसे हमें काम है। लेकिन हेनरी फॉल ये कहते हैं कि जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन हुई, इट इज़ योर ड्यूटी टू रिपोर्ट टू योर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। आपने अपने सुपीरियर को उसी टाइम रिपोर्ट करना है। तो ये क्या आ गया हमारा स्केलर चेन। सेकेंड है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर में सिर्फ एक लाइन याद रखने की जरूरत है, दैट इज एवरीथिंग और एवरी पर्सन हैज अ प्लेस एंड एवरीथिंग और पर्सन शुड बी इन इट्स प्लेस। कि हर चीज की, हर इंसान की एक ऑर्गेनाइजेशन में जगह है और वो चीज और वो इंसान उसी जगह पे होना चाहिए। देन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में बात करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन कैसे होगा? क्योस नहीं होना चाहिए, पहली बात, सिंपल। डिसिप्लिन का मतलब ये है। सेकेंड चीज ये कह रहे हैं कि अगर वर्कर्स ने और मैनेजर्स ने कुछ अपनी तरफ से कमिटमेंट दिए तो उस कमिटमेंट में फुलफिल रखना उनकी ड्यूटी है। तो उस कमिटमेंट को नहीं तोड़ना है, दैट इज डिसिप्लिन। फोर्थ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बेसिकली कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या हुई? अथॉरिटी हुई हमारी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ऑब्लिगेशन। तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी को कुछ काम देते हो करने को, उसको उतनी अथॉरिटी भी दो, उसको इतनी पावर्स भी दो कि वो काम कर सके, ठीक है। या फिर अगर आप किसी को बहुत सारी पावर्स देते हो तो उसको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हुई, मतलब कि हमारी अथॉरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस केसेस में देयर विल बी अ मिसयूज ऑफ आवर पावर्स। और सेकंड, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है अथॉरिटी से तो उस केस में हम इनएफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास काम करने की इतनी पावर्स ही नहीं है। फिफ्थ इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में बात करें कि हमने अपने वर्कर्स को बोलना है, उनको बोलना है कि अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं हमें आके दो, इनिशिएट करो, फर्स्ट मूव लो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप लो टूवर्ड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, कुछ डिसीजंस ले, प्लान्स ले, सजेशंस दे हमें आगे, ठीक है। फिर है एस, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस नहीं देनी है, हमने किसको प्रेफरेंस देनी है? जनरल इंटरेस्ट को, मतलब कि ग्रुप के इंटरेस्ट को और अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। एग्जाम्पल हमने ली थी कि जैसे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी है और अगर एक एम्प्लॉय आके बोलता है कि नहीं यार मुझे ज़्यादा सैलरी दो और मैं काम कुछ नहीं करूँगा, तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है? हमने इस सिचुएशन में अपने जनरल इंटरेस्ट में देखना है, मतलब कि ग्रुप के इंटरेस्ट में, दैट इज कॉम्पिटिटिव सैलरी। मैं सबको कॉम्पिटिटिव सैलरी दूंगा तो आपको भी वैसे ही दूंगा, आपको मैं ज़्यादा नहीं पे करूँगा। सी नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होती है जब हमारी अथॉरिटी, हमारी पावर्स जो हैं, अथॉरिटी जो है वो कंसंट्रेटेड होती है, मतलब सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन होती है जब हम उन पावर्स को डिस्पोज कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में। तो हेनरी फॉल कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का, मतलब कि ना ही प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए ना ही प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन हुई तो उससे मेरे सुपीरियर्स के ऊपर बर्डन पड़ेगा, काम डिले होगा, है ना। और अगर प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन हुई तो हमारी पावर्स का मिसयूज होगा, हमारी कंपनी लॉसेस में जाएगी। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम। देन इज यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें आपने सिर्फ याद रखना है वन हेड वन वर्कर अंडर वन हेड, की मतलब कि एक वर्कर एक ही हेड से, एक ही मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस लेगा। अगर वो दो से लेगा या अलग अलग से लेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वन वर्कर अंडर वन हेड। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं वन हेड वन प्लान, कि मतलब कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा वो वही होगा जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सके। अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, एक कॉमन डायरेक्शन में हमने मूव करना है।
फिर है आर रेम्यूनरेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने वर्कर्स को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, हमारी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और कॉम्पिटिटर्स को देख के हमने उनको सैलरी देनी है। ठीक है, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके ही हमने उन्हें सैलरी देनी है। एस है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय हम हायर करते हैं, उनको हमने कुछ टाइम देना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो अपने रिजल्ट्स शो कर सके, मतलब कि उन्हें फास्ट टर्मिनेट, ट्रांसफर नहीं करना है। फिर है कॉस्ट में स्टेबिलिटी हमने पढ़ लिया। फिर है ई दो हैं, एक इक्विटी है और एक है स्पिरिट द कॉर्प्स। इक्विटी में हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है, उनमें कोई भी रेसेस के बेस पे, बैकग्राउंड के बेस पे, कलर के बेस पे, क्रीड के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, ना ही जेंडर के बेस पे। ठीक है, फिर है स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स हम बेसिकली कह रहे हैं कि हमें अपनी कम्युनिकेशन में बात करते हुए आई की जगह हमने रिप्लेस करना है आई को वी से, मतलब कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन डेवलप करनी है, टीम स्पिरिट डेवलप करनी है, दैट इज स्पिरिट द कॉर्प्स। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट डेवलप करनी है। कैसे कर सकते हैं डेवलप? आई को रिप्लेस करना है वी से। कर्स्ट में लास्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनको अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो सा एम्प्लॉय जिस काम कर सकता है अच्छे से, उसको वही काम हम देंगे, ताकि एक काम रिपीटेडली कर करके वो उस काम में एफिशिएंट हो जाए, और विच बेसिकली हेल्प्स आवर ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी। ठीक है, सो दैट्स इट।